रजनी बहुत ही मॉडर्न लड़की थी। वो अपने पति पुनीत के साथ दिल्ली में रहती थी और जॉब करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन रजनी ऑफिस से घर आती है और थककर सोफे पर बैठी होती है। तभी पुनीत भी ऑफिस से आता है और उसके पास बैठ जाता है। क्या हुआ जान, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मुझे बताओ। आपको बताने का फायदा भी क्या है? आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। पहले ये तो बताओ हुआ क्या है? आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ है कि तुमने कहा और मैंने मना कर दिया? जल्दी बताओ क्या बात है। बीबी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। मुझ में काम करने की हिम्मत ही नहीं है। मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? आज भी तुम घर में खाना नहीं बनाओगी? बीबी, चलो ना कहीं बाहर खा कर आते हैं, क्योंकि अगर मैंने घर में खाना बनाया तो फिर मुझे बर्तन भी धोने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम कहीं बाहर खा ले, फिर हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रजनी यार, तुम्हारा ये रोज का हो गया है। अरे बाहर का कितना हम अफोर्ड करेंगे? अरे बॉडी को नुकसान करती है। प्लीज यार मान जाओ ना, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। आज चलते हैं ना, आगे से नहीं जाएंगे। ओके ओके ठीक है, बट हम रोज नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, इसलिए लेके जा रहा हूँ, वरना नहीं ले जाता। जी मैं समझ गई आपकी बात। अब जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं कहीं बाहर खाना खाने। बाहर जाके खाने के नाम पे मैडम के चेहरे पे इतनी खुशी। अरे खुशी क्यों नहीं होगी? अब मुझे कोई काम थोड़ी ना करना पड़ेगा। रजनी और पुनीत अपने कमरे में जाते हैं और फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद बाहर खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों की लाइफ मजे से कट रही थी। तभी एक दिन सुबह सुबह दोनों के दरवाजे की डोरबेल बजती है और रजनी दरवाजा खोलती है तो सामने आशा और लता नाम की दो बुढ़िया खड़ी होती है। आप लोग कौन हो और क्या काम है? मेरा नाम आशा है और ये मेरी सास लता है। ये पुनीत का ही घर है ना? हाँ जी, ये पुनीत जी का ही घर है। लेकिन आप लोग हो कौन और क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही हो? देखो मेरी छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और पुनीत के घर में तुम क्या कर रही हो? मेरा नाम रजनी है, मैं पुनीत की वाइफ हूँ और ये मेरा घर है। अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा? क्या पुनीत ने शादी कर ली? हाँ कर ली, और वो भी आज नहीं, बल्कि उन्हें शादी किए हुए पूरा 1 साल हो गया है। लेकिन आप इतना क्यों हैरान हो रही हो? आप तो पुनीत की शादी की बात सुनकर ऐसे आंखें बड़ी कर रही हो जैसे वो आपका बेटा हो। हाँ वो मेरा बेटा है, तभी तो मैं अपनी आंखें बड़ी कर रही हूँ। उसे तो मैं बताती हूँ अभी। आशा इतना कहकर रजनी को धक्का मार के घर के अंदर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पुनीत कहाँ है तू? अरे नालायक, जरा मेरे सामने तो आ। देखिए, आप ऐसे मेरे घर में नहीं घुस सकती हो। आप क्या सोचती हो कि आप झूठ बोलोगी आप पुनीत की माँ है और मैं मान लूंगी? क्योंकि पुनीत की कोई माँ नहीं है। ए लड़की, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। अगर पुनीत की माँ नहीं है तो क्या ऊपर से टपका है ये? तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले अपने बेटे से बात कर लूं। हाँ बहू, जा तू उसे पूरे घर में ढूंढ ले, मैं इसको पकड़ के रखती हूँ। लता इतना कहकर रजनी के दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती सोफे पर बैठा देती है और आशा पुनीत को पूरे घर में ढूंढने लगती है। आशा पुनीत को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचती है और अपने बेटे को सोता हुआ देखकर उसके ऊपर टेबल पर रखा जग का सारा पानी उड़ेल देती है। पुनीत गुस्से में उठता है और अपनी माँ को सामने देखकर डर जाता है। माँ मम्मा माँ, आप यहाँ कैसे? आपने आने से पहले बताया भी नहीं। नहीं बताया तो अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने तेरा सच तो मेरे सामने आया। मैंने तो बस तुझे ये नहीं बताया कि मैं आने वाली हूँ, लेकिन तूने तो यहाँ एक लड़की से शादी कर ली और उसके साथ अपना घर बसा लिया। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। माँ मैं तो आपको सब कुछ आके बताने वाला था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो गया कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। कई बार सोचा आपको बता दूं, लेकिन मुझे डर लगता था कहीं आप मुझे मारो या पीटो ना। मैं क्या करूँगी ये तो मैं तुझे अभी बताती हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आशा इतना कहकर कमरे में रखा डंडा उठाकर पुनीत को मारने चलती है। तब तक पुनीत बिस्तर से उठकर हॉल में भाग जाता है और आशा भी डंडा लेकर उसके पीछे भागती है। तभी पुनीत आशा के पैर पकड़कर बोलता है, माँ मुझे माफ कर दो माँ, माँ 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 गलती हो गई, माँ गलती होगी, माफ कर दो। लेकिन माँ अब मेरी मजबूरी को थोड़ा समझो आप भी। मैंने ये बात छुपाई, लेकिन क्यों छुपाई ये तो समझो। पुनीत, अगर ये तुम्हारी माँ है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी माँ नहीं है? क्योंकि तुम्हारे पापा को पता चलता कि मेरी माँ है तो उनसे मिलने की जिद करते और मुझे मिलाना पड़ता। और तुम्हारा रहन सहन और कपड़े लत्ते देखकर मेरी माँ तो शादी के लिए कभी नहीं मानती और हमारी शादी भी नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा झूठ बोल देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था ना। वाह बेटा वाह, लड़की का प्यार सब कुछ हो गया, लेकिन माँ का प्यार उसकी इच्छा कुछ भी नहीं। तूने तो साबित कर दिया कि तू इससे बहुत प्यार करता है
और इसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब इस लड़की को भी साबित करना पड़ेगा कि ये तुझसे उतना ही प्यार करती है। आप बताइए मुझे क्या करना है। मैं हर एक चीज करूंगी जिससे आपको साबित हो जाए कि मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम दोनों को हमारे घर में और हमारे दिल में कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम दोनों ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। मैं जानती हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें हमारा दिल जीतना होगा और एक बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाना होगा। जरा हमें भी तो पता चले कि तुम हमारी बहू बनने लायक हो भी या नहीं। ये सुनकर रजनी और पुनीत दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। दिन बीतते हैं और रजनी अपनी दोनों सास की सेवा पानी करने में लग जाती है। एक दिन सुबह के समय वो अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है, लेकिन उसे साड़ी बांधना नहीं आता था, इसलिए उसे साड़ी नहीं बनती। तभी वो गुस्से में पुनीत से बोलती है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं फंसती। यार अब मैं क्या करता, उस टाइम जो ठीक लगा मैंने वही किया। लेकिन मेरे लिए तो मुसीबत बन गया ना। कहाँ मैं अकेले अपनी लाइफ जी रही थी, कहाँ एक नहीं दो तो सास आ गई मेरे सामने, मेरे सर पर तांडव करने के लिए। यार बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद माँ और दादी दोनों चली जाएंगी। लेकिन जब तक है ना, तुम संभालो सब कुछ, वरना हमसे हमारा घर भी छीन जाएगा और उसके बाद हमें गांव में रहना पड़ेगा और तुम्हें वहाँ गाय के गोबर उठाने पड़ेंगे। सोचो कितना गंदा लगेगा। नहीं यार, ऐसा मत बोलो। मैं गांव में नहीं रह सकती हूँ, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी दोनों सासू का दिल जीत कर ही रहूंगी और उनकी नजरों में एक अच्छी बहू बनकर ही दिखाऊंगी, देख लेना। ये हुई ना मर्दों वाली बात। ओह सॉरी मतलब औरतों वाली बात, मतलब समझदारी वाली बात। अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, रसोई में जाओ और खाना बना के सबके लिए लेकर आओ। अच्छा, मैं रसोई में जाकर उनके लिए खाना बनाऊं और तुम यहाँ आराम से सो, क्या बात है। बेबी तुम तो माँ को जानती हो ना, अगर मैंने तुम्हारी मदद की ना तो वो पता क्या कहेंगी, देखो अपने पति से काम करवा रही है, किसी लायक नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, ये ऐसा बोलेंगी यार। इसलिए कह रहा हूँ तुम संभाल लो यार। ठीक है, अब तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ, मैं कर लूंगी मुझे जो करना होगा। रजनी इतना कहकर जैसे तैसे साड़ी लपेटकर मंदिर में जाती है और पूजा करके रसोई में खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद आशा और लता नाश्ता करने के लिए आती है और रजनी को आवाज देती है, बहू नाश्ता बन गया क्या? जी माँ जी, लाती हूँ। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बहू तूने, खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, खाना तो बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा मुझे पसंद है। इसका मतलब खाने में तो निपुण है और साफ सफाई भी कर ही लेती है, मंदिर में दिया भी जला ही रही है। इसका मतलब तू पूजा पाठ भी जानती है। कुल मिलाकर तू संस्कारी बहू होने के सारे लक्षण है तेरे अंदर। हाँ बहू, तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा हम अपने बेटे के लिए ढूंढ रहे थे। तुझे ये जानकर खुशी होगी कि हमने तुझे पसंद कर लिया है और तूने हमारा दिल भी जीत लिया है। ये सुनकर रजनी की जान में जान आ जाती है और उसकी दोनों सास उसे अपनी बहू स्वीकार करके उसे ढेर सारा प्यार और नेक देती हैं और जैसे आई होती हैं वैसे ही कुछ दिन बाद चली भी जाती हैं और रजनी को उसका घर वापस से मिल जाता है। अमन की शादी मेघना नाम की लड़की से होती है। मेघना बहुत ही रोमांटिक मिजाज की लड़की थी और अमन काफी सरल स्वभाव का होता है। एक रोज मेघना रसोई में चाय बनाकर अमन के कमरे में लेकर आती है और अमन के हाथों में चाय देते हुए उससे कहती है, ये लीजिए चाय पी लीजिए, अदरक इलायची वाली गरम चाय पीकर शायद तुम्हें थोड़ी गर्मी आए, वैसे तो तुम बिल्कुल ठंडे हो। अरे रहने दो, तुम्हें जो बोलना है बोलो। मुझे पता है कि मेरी उम्र हो गई है और समय के साथ ढल जाना चाहिए। अब ये चीजें हमको शोभा नहीं देती और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। हाय, मैं क्या करूं, मुझे बूढ़ा पति मिल गया। अब तुम भी मान लो कि तुम्हारी भी उम्र हो गई है और हमारे बच्चे भी हो गए। अब हमें उन पर ध्यान देना है, खुद पर नहीं। और तुम भी अब कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। तभी मेघना चाय की प्लेट लेकर रसोई में जाती है और रसोई में प्लेट को पटकते हुए कहती है, और इस बूढ़े को कब पता चलेगा कि मुझे प्यार की जरूरत है, इसकी भाषण की नहीं। जब देखो तब प्रवचन ही देता रहता है और कुछ नहीं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना सब चीजों से तंग आकर अपनी दोस्त विमला के यहाँ जाती है। विमला मेघना को देखकर बहुत खुश होती है। विमला चाय नाश्ता बनाकर लाती है। मेघना चाय का कप लेती है और चाय पीने लगती है कि तभी विमला का पति विशाल वहाँ आता है और विमला को गले लगाकर उसके माथे को चूमता है। ठीक है विमला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना, और कोई जरूरी बात हो तो फोन कर देना। अब तुम अपने दोस्त को टाइम दो, मैं चलता हूँ।
विमला भी विशाल को गले लगाते हुए उससे कहती है। ठीक है, तुम जाओ और तुम अपना भी ध्यान देना। तभी विशाल वहाँ से चला जाता है और मेघना ये सब देखकर विमला के पास जाकर उससे कहती है। यार विमला, तेरा पति तो बहुत रोमांटिक है और तुझसे कितना प्यार करता है। हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, पर तू क्यों ऐसा बोल रही है? तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता क्या? नहीं, मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। बहुत बोरिंग है और मेरा पति खुद को बूढ़ा बताता है और ना ही खुद कुछ करता है और ना ही मुझे कुछ करने देता है। कुछ समय विमला के साथ बिताने के बाद मेघना अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना के पति अमन का दोस्त रोहित अपनी बीवी के साथ उसके घर आता है। मेघना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अमन अपने दोस्त रोहित के साथ बातें कर रहा होता है। मेघना सभी को चाय देती है और अमन के बगल में जाकर बैठ जाती है। अमन का दोस्त रोहित अपनी बीवी के बहुत ही क्लोज होकर बैठता है और उसका हाथ पकड़कर बैठा था। ये सब देखकर मेघना अमन से धीरे से कहती है। देख रहे हो ना जी, कितना प्यार है इन दोनों के बीच। और एक तुम हो, बुढ़ापे का शिकार, जिससे खुद तो कुछ होता नहीं है। कम से कम अपने ये सफेद बाल ही काले कर लिया करो, इतना तो कर ही सकते हो। तुम्हारे साथ तो कहीं जाने में भी मुझे बेइज्जती महसूस होती है। अरे तुम फिर शुरू हो गई। कम से कम मेरे दोस्तों के आगे तो चुप हो जाया करो। अरे वो क्या सोचेंगे, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो। तभी अमन गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अमन को ऐसे उठकर जाता हुआ देखकर रोहित भी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि अमन सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। तभी वो उसके पास जाकर उससे कहता है। क्या हुआ अमन, तू ऐसे उठकर यहाँ क्यों आ गया? मैंने सुनी थी उनकी बातें। क्यों मेघना भाभी की बातों को दिल से लगाता है? अरे यार, ये पहली बार का नहीं है। जब देखो तब एक ही बात, तुम बुढ़े हो गए हो, रोमांटिक नहीं हो, प्यार नहीं करते। अरे तुम बुढ़े पति हो, सबका पति प्यार करता है, यही कहती रहती है पूरे दिन। अरे भाई, इन्हीं कारणों से तो मैं बहुत परेशान हूँ। आज यहाँ आने से पहले तुम ऐसे बैठना, ऐसे बोलना, इतना बोलना, ये करना, वो करना, इतना क्लेश किया है मेरी पत्नी ने। एक तो मन नहीं था इसको लेकर यहाँ आऊं, लेकिन नहीं लाता तो और क्लेश करती, इसलिए लाना पड़ गया। तो अभी क्यों इतनी देर से चिपक के बैठा था मैं कमीने? इस वजह से ही तो तेरी भाभी ने कलेश किया है। अरे यार, बताया तो मजबूरी है, मजबूरी। और मजबूरी का नाम ही है महात्मा गांधी। और मुझे कोई कलेश करने का ना मन नहीं था, इसलिए उसे चिपक कर बैठा था। कुछ देर में अमन का दोस्त वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद भी मेघना अमन से बहुत लड़ती है। कुछ देर में अमन और मेघना अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं और वो देखते हैं कि दोनों ही बच्चे खेल रहे होते हैं। अरे ये सब तुम दोनों क्या कर रहे हो? मम्मा पापा, हम दोनों मम्मी पापा बने हैं। अच्छा, तो तुम हमारी तरह बने हो। चलो हमें भी देखना है कि तुम दोनों कैसे मम्मी पापा बने हो। जिसने अच्छी एक्टिंग की उसको चॉकलेट मिलेगा। ठीक है मम्मा। पीयूष और राधा अपने मम्मी पापा की एक्टिंग करने लगते हैं। राधा सर पर चुन्नी रख लेती है और पीयूष अपनी टाई लगाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। राधा भी अपनी माँ की तरह उसे चाय देने आती है और अपनी माँ की तरह ही पीयूष को चाय देते हुए उससे कहती है। ये लो पियो चाय। उससे ज्यादा तो तुमसे कुछ होगा नहीं। दिन भर बस बैठे रहते हो बुढ़ों की तरह। तुम्हारी जैसा बुढ़ा पति किसी को ना मिले। ओहो राधा, मैं थक चुका हूँ तुम्हारे ये रोज रोज के टॉर्चर से। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। आखिर मुझे ये बुढ़ा पति क्यों दिया भगवान ने? राधा बार बार पीयूष की इंसल्ट करती जा रही थी और ये चीजें देखकर अमन और मेघना को बहुत ही बुरा महसूस होता है। उनके इस खेल में उनको खुद का चेहरा नजर आता है। मेघना भी ये सब देखकर महसूस करती है कि वो जो भी अब तक करती आ रही है अपने पति के साथ, वो कितना गलत है। वही चीजें बच्चे भी देख रहे हैं, जिससे उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है। तभी मेघना अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है। चलो, बहुत खेल खेल लिया तुमने ये सब। अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है। क्या तुम दोनों को कल सुबह स्कूल नहीं जाना? चलो अब जल्दी से सो जाओ। कुछ देर बाद मेघना अपने बच्चों को उनके कमरे में सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अमन भी मेघना के पीछे जाता है। दोनों अपने कमरे में बैठते हैं कि तभी मेघना उससे कहती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस व्यवहार का असर बच्चों पर इस कदर पड़ेगा। आप सही कहते थे कि जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं, तो अपने पर कम और उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
अरे मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था कब से। और रही बात बुढ़े की, तो यह समय के साथ एक दिन सबको ही होना है। लेकिन मैंने तुमको कितना कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं गए। यही तो है तुम्हारा प्यार, जो अभी तक मैं समझ नहीं पाई, और हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा कहा, तुम्हारी बेइज्जती की। कोई बात नहीं मेघना, देर से ही सही, पर तुम्हें मेरा प्यार समझ तो आया ना। चलो अब इसी बात पर जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम सब बाहर डिनर करने चलते हैं। क्या सच में? अरे आज तो लग रहा है मेरा बूढ़ा पति भी जवान हो गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगी। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अमन मेघना को डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है और दोनों के लिए खाना ऑर्डर करता है। वहाँ से वापस आते हुए रास्ते में आइसक्रीम के कुछ स्टॉल लगे होते हैं, जिन्हें देखकर अमन को बच्चों की याद आ जाती है और वो उनके लिए आइसक्रीम लेता है। मेघना को भी आइसक्रीम लाकर देता है। तभी मेघना उससे कहती है, नहीं मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मेरा मन नहीं है ठंडा खाने का, आप खाइए। अरे मेघना, कैसी बातें कर रही हो? इतनी रात को खाना खाने के बाद जो मजा आइसक्रीम खाने में है वो और कहाँ है? अब तुम चुपचाप से खाती हो या अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा? अमन अपने हाथों से मेघना को आइसक्रीम खिलाने लगता है। तभी मेघना कहती है, मेरा पति इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं समझती थी। कहते हैं बेटी का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है, पर किशन लाल कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत था, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 5 बेटियों का पिता था, जिनकी परवरिश उसने अकेले ही की थी, क्योंकि उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी 5 बेटियां अलग अलग मिजाज की थी। तो आइए मिलते हैं किशन लाल और उसकी 5 बेटियों से। अरे मेरी 5 राजकुमारियों, नाश्ते के लिए फटाफट हॉल में आ जाओ। गुड मॉर्निंग पापा, क्या बनाया है नाश्ते में? तेरे लिए बॉइल्ड सूप और सैलेड, और मन करे तो आलू का पराठा भी चख लियो। आलू का पराठा? वो तो मेरा नाश्ता होगा, मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाली। इतना कहकर उसकी छोटी बेटी गरिमा फट से सारे आलू के पराठों की प्लेट अपने आगे सरका लेती है। तभी उसकी बाकी 3 बेटियां भी नाश्ते के लिए हॉल में आती हैं। तो उसकी तीसरी बेटी अनाया खाने में अंडे देखकर गुस्से से कहती है, पापा ये उबले हुए अंडे मेरे सामने क्यों रखे हैं? आपको पता है ना मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे उबले हुए अंडे में से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है जो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे भी तेरे सामने रखे ही तो हैं, तुझे खाने नहीं है। दीदी, जो चीज मुझे पसंद नहीं मतलब नहीं पसंद, वो मुझे दिख भी जाती है तो गुस्सा आने लगता है बस मुझे। अरे अनन्या बेटी, शांत हो जा। 1000 दफा समझाया है कि इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल नाश्ता कर आराम से। पापा आप इतना अच्छा खाना बना कैसे लेते हो? मतलब ये पोहे ना एकदम परफेक्ट बना है, चटपटा और स्वादिष्ट। हाथों से मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है ये बता। पापा आप क्या खाने के टाइम पर पढ़ाई की बात लेकर बैठ गए, और आप खड़े क्यों हो? बैठकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। अपनी 5 बेटियों को खाते देख कर ही मेरा पेट भर जाता है बस। काश ऐसे ही इस छुटकी गरिमा का भी पेट भर जाता। छोटी सी है लेकिन इस छोटी सी उम्र में 5 पराठे डकार जाती है। दीदी देखो, मेरे खाने पे नजर मत लगाओ। हाँ दीदी मत लगाओ नजर, कहीं इस चक्कर में 2-4 पराठे ज्यादा खा लेगी तो पापा को बेकार में मेहनत करनी पड़ जाएगी। आरुषि के इतना कहते ही सभी हंसने लगते हैं और कुछ देर में सुरभि अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। तो आरुषि, अनन्या और वर्तिका कॉलेज चली जाती है और गरिमा अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती है। और किशन लाल खाने की टेबल साफ कर ही रहा था कि तभी उसका नौकर कालू आता है और उसके हाथ से कपड़ा लेकर कहता है, मालिक आप काहे कर रहे हैं ये सब? हम आ गए, हमें करने दीजिए। मुझे लग ही रहा था आज तुझे आने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए खाना खुद ही बना लिया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है मालिक, आप बेबी जी के लिए हमेशा खुद ही खाना बनाते हैं। जाइए आप नहा धो लीजिए, हम लंच तैयार कर देते हैं। किशन लाल ऑफिस जाने के लिए रेडी होने चला जाता है। किशन लाल एक बहुत बड़ी कंपनी में 35 सालों से मैनेजर के तौर पर काम करता था। अच्छी पोस्ट और बेहतर काम की वजह से उसकी कमाई भी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, कंपनी में सब लोग उसकी इज्जत करते। किशन लाल कंपनी में जितनी मेहनत से और जिम्मेदारी से काम करता, उतना जिम्मेदारी से वो अपनी 5 बेटियों की परवरिश भी करता। एक रोज शाम के समय गरिमा किशन लाल से कहती है, पापा सुनो ना। क्या हुआ, भूख लगी है क्या? क्या गरिमा, कुछ देर तो अपने मुंह और पेट को शांति दे दे। दीदी मुझे भूख नहीं लगी, पर मैं पापा से कुछ मंगाना चाहती हूँ। किस खुशी में? तेरा बर्थडे तो अगले महीने है, तो अभी से तुझे क्या चाहिए? आप सब मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगी ना। पहले ही अपने अंदाजों और सवालों की पोटली बोलना शुरू हो जाते हो आप।
हाँ तो अब बोल भी ले। हाँ तो पापा मैं कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए। क्यों? क्यों मतलब मैं 15 साल की होने वाली हूँ, मुझे छोड़कर मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, मुझे भी चाहिए फोन। चुप कर, मुझे मेरा पहला फोन कॉलेज में आने के बाद ही मिला था। अरे इसकी उम्र में तो मैंने बस पापा के हाथ में फोन देखा था। अरे अरे शांत हो जाओ तुम लोग। गरिमा को फोन मिलेगा लेकिन तब जब वो 10वीं में अच्छे नंबर लाएगी। फिर तो मिल गया फोन। पापा मना करना है तो सीधे मना कर दो ना, ये बहाने क्यों बना रहे हो? और वैसे भी मैं अभी थोड़ा ना फोन मांग रही हूँ आपसे, 1-2 महीने बाद आप दे देना। आजकल के जमाने में वैसे भी सारे काम फोन से ही होते हैं, आपको क्या पता। मैं अब बच्ची नहीं रही, मुझे भी फोन चाहिए। बस कर अभी, सुरभि दीदी यहाँ नहीं है, वरना तेरे कान मरोड़ कर तुझे अच्छा सा लेक्चर देती फोन मांगने पर। तभी सुरभि घर लौटती है और गुस्से में अपना बैग सोफे पर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। उसका मूड खराब देखकर किशन लाल कुछ देर में उसके लिए खाना लेकर कमरे में जा रहा था तो देखता है कि सुरभि कमरे में रो रही है। तभी वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, पापा को नहीं बताएगी कि किस लिए रो रही है तू? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही कभी कभी लगता है कि माँ होती तो सही रहता, वो मुझे समझती, मैं अपने दिल की बात उनसे कह पाती। मैं भी यही सोचता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को उसकी कमी कभी महसूस ना हो। तू मुझे नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन खाना खा ले बेटी। पापा आज मैंने इतनी मेहनत से फाइल तैयार की, उसे प्रेजेंट किया, लेकिन मेरी सीनियर ने मुझे कोई शाबाशी नहीं दी। बेटी तो ऐसे निराश नहीं होते, हिम्मत मत हार तू, बस मेहनत करती जा। तेरे सीनियर की शाबाशी तय नहीं करेगी कि तेरा काम अच्छा था या नहीं, इसलिए काम करो, फल की चिंता नहीं। इतना कहकर वो अपनी बेटी के आंसू पोंछता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। समय बीतता है और गरिमा का जन्मदिन आता है, जिसे उसका पूरा परिवार मिलकर धूमधाम से मनाता है। साथ ही किशन लाल उसे उपहार में फोन भी लाकर देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। सब ठीक चल रहा था। एक रोज कालू घर की सफाई कर रहा था, तभी वर्तिका अपना पेट पकड़े कमरे की ओर जा रही थी तो कालू कहता है, बेबी जी तबीयत खराब है का? नहीं नहीं ठीक हूँ मैं, आप अपना काम करो। तभी वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में जब किशन लाल ऑफिस से लौटता है तो नौकर कालू उसे वर्तिका के जल्दी घर आने की बात बताता है। तो किशन लाल वर्तिका के कमरे में जाकर देखता है कि वो पेट पकड़े बेड पर बैठी है। तभी वो रसोई में उसके लिए गर्म पानी करके हॉट वाटर बैग तैयार करता है। साथ ही उसके लिए 1 कप कॉफी गरिमा के ट्यूशन से घर आने पर उसके हाथों वर्तिका के कमरे में भिजवाता है। ये लो दीदी गरम कॉफी और हॉट वाटर बैग, इसे अपने पेट पर रख लो, कुछ आराम मिलेगा आपको। थैंक यू छुटकी, ये पीरियड्स के कारण ना पेट की बैंड बजी पड़ी है, इससे आराम मिलेगा। वैसे तुझे कैसे पता मेरे पेट में दर्द है? मुझे कहाँ पता था, वो तो पापा ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपको ये दे दूं। यानी पापा को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है? सच में पापा हम पाचू का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ दीदी, हमारे साथ माँ नहीं है, लेकिन वो हमें कभी महसूस ही नहीं होने देते। इस तरह किशन लाल अपनी बेटियों का ख्याल रखता। एक रोज संडे के दिन सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी उसकी पड़ोसन अपने बेटे को लिए गुस्से में वहाँ आती है और उसके बेटे के गाल पर थप्पड़ के निशान होते हैं। अरे बहन जी आप, क्या बात है? बात ऐसी है भाई साहब, आपकी लड़की बहुत ज्यादा ही तेज होती जा रही है। उसने मेरे लड़के पर हाथ उठाया है, देखिए देखिए कैसा चेहरा लाल हुआ पड़ा है मेरे लल्ला का। अरे तो आपके लल्ला के काम ही चाटे खाने वाले हैं। देख रहे हैं कैसे बदतमीजी से पटर पटर कर रही हैं। कुछ संस्कार सिखाइए। मैं भी क्या बोल रही हूँ, बाप से भी कहीं बेटियाँ संभली हैं, माँ होती तो थोड़ी अकल देती इनको। ऐसा है आंटी, ज्यादा तो बोलिए मत, क्योंकि गरिमा ने बताया है कि क्यों उसने आपके लड़के की गाल लाल किए हैं। रास्ते में आपके लड़के ने गरिमा की फ्रेंड की ड्रेस पर जानबूझकर इंक डालकर उसे परेशान किया है। तो अब आप बताइए कि अपने बेटे को यही संस्कार दिए हैं कि वो लोगों को परेशान करे? बोलिए ना आंटी, हमारे पापा पर तो आपने बहुत जल्दी उंगली उठा दी, पहले अपनी परवरिश तो देखिए। पड़ोसन की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने बेटे को कान पकड़कर घर ले जाती है। अपनी बेटियों के दिल में अपने लिए इतनी इज्जत और प्यार देखकर किशन लाल की आंखें भर जाती है। सच में बेटियों का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है और मैं तो इस दुनिया में बहुत नसीब वाला हूँ, क्योंकि मैं 5 बेटियों वाला बाप जो हूँ।